Welcome you all on my YouTube channel. In our CBSE academic series, today we are going to discuss about various committees and their responsibilities. That how and why committees are formed, what the meaning of committee, and what will be the post, during, and pre-responsibilities of a committee. हम यहाँ पर सीखेंगे कि कमिटीज क्या होती हैं और कमिटीज का फॉर्मेशन क्यों किया जाता है और कमिटीज किसी भी खेल कार्यक्रम को कराने के लिए आवश्यक क्यों होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट कमिटी। सो व्हाट डू यू मीन बाय कमिटीज? तो कमिटी का जो एक हिंदी अर्थ होता है उसे हम बोलते हैं समिति। उस समिति का मतलब क्या हुआ? दैट ग्रुप ऑफ पीपल्स, क्या व्यक्तियों के समूह को हम कमिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? कमिटी कहते हैं। अब ये पीपल्स जो हैं, ये जो इंडिविजुअल्स हैं, इनका जो ग्रुप बनाया गया वो क्यों बनाया गया? सो क्या बोलते हैं यहाँ पर? स्पेशलाइजेशन। दैट जिस व्यक्ति का जिस क्षेत्र में स्पेशलाइजेशन है उसको उसी के हिसाब का काम देना। जो हम लोगों ने कहाँ पे देखा था स्टार्टिंग में, दैट राइट पीपल फॉर द राइट जॉब और राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब एट द राइट टाइम। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं? सपोज अब अगर अगर हमें खाना बनवाना है या अगर हम खाना बनाना चाहते हैं तो उसके लिए जो खाना बनाना जानता होगा उसी के पास जाएंगे ना। वही तरीके से अगर हमें ग्राउंड में मार्किंग करानी है तो जो मार्किंग करना जानता होगा या जो मार्किंग का एक्सपर्ट होगा हम उसी से तो एडवाइस लेंगे और उसी से तो काम कराना चाहेंगे या करवाएंगे। तो उसी तरीके से जब हमको कोई भी खेल कार्यक्रम कराना है तो उससे जुड़े हुए जो व्यक्ति और जो विशेष व्यक्ति हैं जिनको उस जो आप बोलते हो कार्यक्रम की जो आवश्यकताएं हैं उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप जो कार्य हैं उन कार्यों में पारंगत या विशेषज्ञ जो लोग हैं उनको कार्य का विभाजन करना और उनके अंडर या उनके जो सबॉर्डिनेट्स देना, उनको काम कराने के लिए वर्कर्स देना या टीम व्यक्तियों को उनको सौंपना, वही क्या कहलाता है? कमिटी कहलाता है। तो पहली चीज तो यहाँ पर समझ में आया कि दैट कमिटी का मतलब समिति होता है जो ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं। और किसी भी खेल कार्यक्रम को या स्पोर्ट्स टूर्नामेंट कह सकते हो आप, स्पोर्ट्स इवेंट कह सकते हो, इन कमिटियों इन कमिटीज का या इन समितियों का बनाना, फॉर्मेशन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। सेकेंड थिंग हम यहाँ पर देखते हैं क्या, राइट कमिटी का मतलब क्या होगा? ग्रुप ऑफ पीपल्स हो गए। अब क्या देखो यहाँ पर क्या लिखा, दैट टू ऑर्गेनाइज एनी स्पोर्ट्स इवेंट वेरियस कमिटीज आर फॉर्म। अब यहाँ पर यहीं पर वर्ड देख लीजिएगा दैट वेरियस। अब यहाँ पर मैंने वेरियस क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पर कोई फिक्स नंबर नहीं है। देर इज नो फिक्स नंबर, कोई फिक्स नंबर नहीं है। आप कार्यक्रम के हिसाब से जो आपका प्रोग्राम हो रहा है उसके लेवल के हिसाब से, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, जो आपका वेन्यू है उसके हिसाब से, डिफरेंट फैक्टर्स को कंसिडर करके आप कमिटीज को बनाते हैं या फॉर्म करते हैं। तो इसलिए कोई भी इसमें फिक्स नंबर नहीं होता, देयर विल बी वेरियस कमिटी। सेकंड थिंग दैट व्हेन वी आर forming a committee for organizing a sports program, तो we have to remember the levels of management। हमें यहाँ पर क्या ध्यान रखना होगा कि जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट है उसको हमें ध्यान में रखना है। और सारे कार्य जो भी हम लोग डिवाइड करने जा रहे हैं, जो भी हम लोग वर्क डिवीजन ऑफ वर्क करने जा रहे हैं, वो सभी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट दैट इज टॉप, मिडिल और लोअर लेवल के अकॉर्डिंग ही होने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप को नहीं तय कर पाएंगे। और अगर अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो सब बेलगाम हो गए और किसी की भी जवाबदेही तय नहीं हो पाएगी। और जब जवाबदेही नहीं होगी तो कोई भी अपना काम सही से नहीं करना चाहेगा। तो फॉर डेवलपिंग गुड अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप वी हैव टू यूज लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट इन फॉर्मिंग द कमिटीज। ठीक है। अब बच्चों एक बात हम लोग को यहाँ पर और भी इंक्लूड करना है कि दैट व्हेन वी आर फॉर्मिंग द कमिटीज व्हाट फैक्टर्स वी हैव टू रिमेंबर इन आवर माइंड सो दैट हम एक इफेक्टिव कमिटी को फॉर्म कर सकें और एक अच्छी तरीके से प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करा पाए। तो बच्चों यहाँ पर वेरियस फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं? पहला आपको देखना है कि दैट क्या, देखो सबसे पहली चीज तो क्या देखनी है, दैट हाउ मेनी नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर गोइंग टू पार्टिसिपेट। कम है तो उसका तो कमेटी कम हो जाएगी, कम ज़्यादा है तो उसका तो कमेटी को ज़्यादा बनानी पड़ेगी। ठीक है ना। नेक्स्ट लेवल ऑफ इवेंट, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का है, स्टेट लेवल का है, स्कूल लेवल का है। ठीक है ना। तो लेवल ऑफ इवेंट। नेक्स्ट वन इज एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन। अब जो उस क्षेत्र का माहिर व्यक्ति होगा या फिर जिसकी एक्सपर्टीज है, मास्टरी है उस चीज में,
उसी को चूज करना या कमिटी का उसको सौंपना, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज डेडिकेशन ऑफ वॉलंटियर्स। डेडिकेशन ऑफ वॉलंटियर्स, क्या आपके पास ऐच्छिक रूप से कार्य करने वाले कितने कार्यकर्ता हैं, ठीक है ना। जिसे हम क्या बोलते हैं, स्वयंसेवी। क्या बोलते हैं, स्वयंसेवी। अपने आप से जो आप एग्री कर रहे हो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, उनके नंबर हमारे पास कितने हैं, उस हिसाब से हम कमिटीज को फॉर्म करने के लिए या कमिटीज को नंबर्स को डिसाइड करते हैं। तो क्या बात समझ में आई कि व्हाट फैक्टर्स वी हैव रिमेंबर व्हाइल फॉर्मिंग अ कमिटी, दैट इज नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, लेवल ऑफ इवेंट, एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल्स एज वेल एज डेडिकेशन ऑफ द वॉलंटियर्स। और इन्हीं चीजों को हम ध्यान में रख के कमेटी का फॉर्मेशन करते हैं। और इन समितियों को बनाने का सीधा अर्थ ये होता है दैट द मेन पर्पस ऑफ डूइंग दिस इज डिवीजन ऑफ वर्क, कि जो भी कार्य प्लानिंग के दौरान सोचे गए हैं, सुनियोजन के समय पर जो भी चीजें सोची गई थी, उन सभी को क्या, यह क्या लिखा हुआ है, स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन, जो निपुण व्यक्ति हैं, जो अपने कार्य में मास्टरी किए हुए हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उन्हीं के हिसाब से काम को बांटना, कार्य का निर्धारण करना, दैट इज डिवीजन ऑफ वर्क, को हम कहाँ करते हैं, कमिटी को फॉर्म करने के माध्यम से। अब इसका देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं दैट व्हाई कमिटी इज फॉर्म। तो यहाँ पर देखना बच्चों, जो भी मैंने एक चीज बताई थी दैट फॉर फिक्सिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप, उसी के साथ साथ यहाँ पर एक चीज और भी होता है कि फॉर डेवलपिंग और फॉर डूइंग डिसेंट्रलाइजेशन एंड सेंट्रलाइजेशन, यहाँ पर दोनों चीजें होंगी। क्या, ध्यान देना यहाँ पर। अब जो एक हेड है उसने 4 कमिटीज बना दी। अब एक कमिटी क्या होगा, सेंट्रलाइज हो गया। यहाँ से उसने क्या किया, डिसेंट्रलाइज किया, विकेंद्रीकरण कर दिया 4 में। अब इन चारों ने 4 और बना दिए अपने अंदर में, 4 सबऑर्डिनेट्स रख लिए, इन्होंने भी 4 सब 3 रख लिए, 2 रख लिए, ऐसे करके सबऑर्डिनेट्स रख लिए। तो अगर आप यहाँ पर देख पा रहे होगे कि जो पावर है वो क्या है, बढ़ती चली जा रही है, तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, विकेंद्रीकरण। और आखिरी में सारा कमांड पावर किसके पास जा रहा है, हेड के पास, ये क्या हो गया, सेंट्रलाइजेशन। तो ये जो कमिटी का फॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन को प्रमोट करता है, जिससे कि एक इफेक्टिव आप कह सकते हो सुपरविजन के साथ साथ प्रोग्राम को कराने की एक जो एक आप बोलते हो लाइन जो है वो ड्रॉ की जाती है, फिर कार्य कराने के लिए प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट वन इज दैट ऑर्गेनाइजिंग कमिटी फॉर इंट्राम्यूरल स्कूल और एक्स्ट्राम्यूरल इवेंट्स। तो बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको इंडिकेट करता हूँ, जो हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूँ उस चीज को, दैट इंट्राम्यूरल और एक्स्ट्राम्यूरल क्या होते हैं। इंट्राम्यूरल एंड एक्स्ट्राम्यूरल, तो बच्चों जो इवेंट्स हम विद इन द बाउंड्रीज ऑफ इंस्टीट्यूशन खेलते हैं, मतलब जो भी हमारी संस्था है, जब उसकी हम 4 दीवारी के अंदर कोई कार्यक्रम कर रहे हैं या खेल रहे हैं, दैट इज इंट्राम्यूरल। ये 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, इंट्रा एंड म्यूरल, वेयर इंट्रा मीन्स विद इन एंड म्यूरल मीन्स बाउंड्रीज। और एक्स्ट्रा म्यूरल का मतलब होता है विदाउट बाउंड्रीज। मतलब क्या, जो आपका संस्था है, जो आपका स्कूल है, इंस्टीट्यूशन है, उसके जब हम बाहर कोई कार्यक्रम कर रहे हैं, उसके 4 दीवारी के बाहर कोई कार्यक्रम कर रहे हैं, तो दैट इज नोन एज द एक्स्ट्राम्यूरल कॉम्पिटिशन। अब यहाँ पर इसको इंट्रोड्यूस क्यों किया, क्योंकि अभी वहां पर जब इसको हम पढ़ेंगे तो वहां पर तो पढ़ना ही है हम लोग को इंट्राम्यूरल एक्स्ट्राम्यूरल, लेकिन यहाँ पर उसके डिफरेंस को यहाँ पर समझना बहुत जरूरी था, इसलिए मैं आपको बता दिया दैट इंट्राम्यूरल एक्स्ट्राम्यूरल क्या होते हैं। अब हमको आसानी होगी इसको समझने में, दैट जो ऑर्गेनाइजिंग कमिटी है, अब क्या, कि जो आयोजन समिति होगी, क्या होगी, आयोजन समिति, वो किस तरीके से काम करे। अब देखेंगे यहाँ पर एक चीज और ध्यान से थोड़ा सा। अब जो कमिटी होगी बेटा वो कैसे बनेगी, अभी कमिटीज के बारे में हम नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले पढ़ेंगे कि कमिटीज की जो एक हायरार्की होती है वो कैसे काम करती है। ध्यान रखेंगे बच्चों कि सबसे पहले कहीं पर भी कुछ होगा तो सबसे पहले जो कमिटी बनेगी उस कमिटी को हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटी। क्या बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रशासनिक। सबसे पहली कमिटी जो फॉर्म होगी वो यही होगी, और इसको फॉर्म नहीं करते, ये पहले से ही अंडरस्टूड होती है। मीन्स अब अगर आप इंटरव्यू करा रहे हो तो आपके स्कूल का जो चेयरपर्सन है, मैनेजर है या प्रिंसिपल है, वो क्या होगा, इस एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटी का पार्ट होगा। और उसके बाद वो बनाता है ओसी, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजिंग कमिटी। क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजिंग कमिटी।
और फिर इसके बाद हम डिफरेंट कमिटीज का फॉर्मेशन करते हैं अकॉर्डिंग टू वर्क। ठीक है ना। अब यहाँ पर बच्चों बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा दैट ये एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी क्या है और ये ऑर्गेनाइजिंग कमेटी क्या है। अब बच्चे देखिएगा ध्यान से, अगर हमें कोई खेल प्रोग्राम कराना है या कोई स्पोर्ट्स इवेंट कराना है, या हम स्पोर्ट्स इवेंट नहीं भी करा रहे हैं, नॉर्मल भी कोई इवेंट करा रहे हैं, तो भाई जितना भी फाइनेंस का काम है, जितना भी देखरेख का काम है, जितना भी ऑब्जर्वेशन का काम है, वो कौन करेगा? प्रशासनिक लोग जो अपर अधिकारी हैं। कौन है? जो ए ग्रेड ऑफिशियल्स हैं, वो इसकी देखरेख करेंगे। अब वो तो ग्राउंड पे उतरेंगे नहीं उस काम को करने के लिए, क्या दे विल असाइन ड्यूटीज। वो क्या करेंगे? एक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल चेयरपर्सन आपके स्कूल का जो है, उसने कहा कि हम लोग इंटर हाउस टूर्नामेंट करा रहे हैं और उसके लिए मैं आपके फिजिकल एजुकेशन टीचर को क्या कर रहा हूँ? असाइन कर रहा हूँ, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का हेड बना रहा हूँ। अब क्या हुआ? चेयरपर्सन ने प्रिंसिपल को इन्फॉर्म किया कि दैट ऐसी सी बात है, और आप कन्वेनर होंगे, जो आप संयोजक हो सकते हैं। और इसी के साथ साथ आप अपने पीटीआई को या पीईटी आपका जो फिजिकल एजुकेशन टीचर है, उसको आप ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का हेड बनाइए। अब उसको आपने हेड बनाया तो उसको पता है कौन कौन से काम होने हैं, ग्राउंड बनना है, मार्किंग होनी है, ऑफिशियल्स आने हैं, फिर अवार्ड आने हैं, फिर सर्टिफिकेट्स बनने हैं। तब वो क्या करेगा? उस हिसाब से कमिटीज को बनाना शुरू कर देगा। ठीक है ना। ये हेड बॉय यहाँ रहेगा, ये हेड बॉय यहाँ रहेगा, ये हेड बॉय यहाँ रहेगा। और हो सकता है कि वो हेड बॉय को ना यूज कर रहा हो तो उसने टीचर्स की ड्यूटी लगा रखी होगी, दैट ये मैथ्स टीचर यहाँ पे रहेंगे, ये टीचर यहाँ पे रहेंगे। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया? कमिटी का फॉर्मेशन। तो ये दो कमिटी याद रखिएगा, दैट फर्स्ट वन इज एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेकंड वन इज ऑर्गेनाइजिंग कमिटी। ये हमेशा होंगी और जहां कहीं भी कोई इवेंट हम कराएंगे वहां पर इन दोनों को हम देख सकते हैं। ठीक है। चलिए अब आते हैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी फॉर इंट्राम्यूरल और एक्स्ट्राम्यूरल इवेंट्स। तो इंट्राम्यूरल क्या होता है मैंने विद इन द बाउंड्रीज, जो हम लोग स्कूल में कर रहे हैं, स्कूल के अंदर कर रहे हैं, और एक्स्ट्राम्यूरल जो हम स्कूल के बाहर कर रहे हैं, या फिर जो भी हमारी जो लेवल है उसके बाहर कर रहे हैं। अब वो डिस्ट्रिक्ट भी हो सकता है, स्टेट भी हो सकता है, नेशनल भी हो सकता है। अगर डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट में ही हो रहा तो वो इंट्राम्यूरल हो जाएगा, अगर डिस्ट्रिक्ट के बाहर जा रहा है तो एक्स्ट्राम्यूरल हो जाएगा। तो ये चीज समझिएगा। ठीक है ना। तो अभी उसको जब इंट्राम्यूरल एक्स्ट्राम्यूरल पढ़ेंगे तो डिटेल में करेंगे। तो सबसे पहले अगर इंटरमीडिएट टूर्नामेंट है तो वहां का जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होगा, अभी लोगों ने पढ़ा कि जो कमिटीज बननी चाहिए वो लेवल ऑफ मैनेजमेंट के हिसाब से बननी चाहिए। तो जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होगा वहां पर कौन होंगे? चेयरपर्सन और प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। क्या कि आपके स्कूल के जो मैनेजर हैं या आपके जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं वो आपके टॉप लेवल में आते हैं। देन जो मिडिल लेवल में आता है, हमने अभी बताया था संयोजक। क्या जो संयोजक होगा वो कौन होगा? पीईटी होगा। अब पीईटी स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स के लिए है, यहाँ क्योंकि हम लोग फिजिकल एजुकेशन पढ़ रहे हैं इसलिए स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स की बात कर रहे हैं, इसलिए फिजिकल एजुकेशन टीचर है। अदरवाइज अगर ये कोई करिकुलर प्रोग्राम होगा तो करिकुलर हेड हो सकता है। अगर ये हिंदी का प्रोग्राम होगा तो हिंदी के जो टीचर्स होंगे पीजीटी हिंदी वो हो सकते हैं। ठीक है ना। तो मिडिल लेवल में कौन आएगा? कन्वेनर्स आएंगे। उसके बाद लोअर लेवल में जो टीचर मेंबर्स होंगे, क्योंकि ये स्पेशलाइज तो है नहीं, सिर्फ इनको एक जिम्मेदारी दी जाएगी कि आप इस जिम्मेदारी को देखिए, आपको ये देख रेख करनी है। ठीक है ना। तो वो टीचर्स हो सकते हैं, हेड बॉय जो आपके स्कूल का है, या हेड गर्ल जो आपकी है वो हो सकती है, और आपके इंटरनल काउंसिल मेंबर्स, मतलब जो आपके स्कूल कैप्टन होते हैं, जो फिर आपके हाउस कैप्टन होते हैं, डिसिप्लिन कमेटी के लोग होते हैं, या करिकुलर एक्टिविटी इंचार्जेस होते हैं, तो उन लोग को यहाँ पर आप ड्यूटी दे सकते हो दैट यू विल हैव टू लुक आफ्टर ऑल दिस थिंग्स। ठीक है ना। तो ये कहाँ पर होंगे? इंट्राम्यूरल। जबकि अगर हम एक्स्ट्राम्यूरल की बात करते हैं तो वहां पर कौन वर्ड यूज करोगे आप? डायरेक्टर वर्ड यूज करोगे। कौन सा वर्ड यूज करना है? डायरेक्टर वर्ड। ठीक है। तो वहां पर कौन होते हैं? डायरेक्टर्स होते हैं। अब यहाँ पर कौन हो सकता है? अगर हम स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन करा रहे हैं तो क्या हो जाएगा? डायरेक्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। कि आपके राज्य सरकार का जो डायरेक्टर है शारीरिक शिक्षा विभाग का, वो जो है वहां पर होगा क्या? टॉप लेवल मैनेजमेंट में, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटी में आता है। फिर ऑर्गेनाइजिंग कमिटी में आपके डिप्टी डायरेक्टर हो सकते हैं, सेक्रेटरी आपका हो सकता है, इसे हम सचिव बोलते हैं। फिर सुपरवाइजर ऑफ स्पोर्ट्स हो सकते हैं, कि जो देखरेख करने वाले खेल के विभिन्न विभागों के सुपरवाइजर होते हैं, उनको भी आप एज अ आयोजक वहां पर असाइन कर सकते हो। जैसे कि मान लो जिले वाइज अगर हम करा रहे हैं तो एक जिले में सुपरवाइजर दे दिया कि बीबी के बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट का ये होगा, लखनऊ डिस्ट्रिक्ट के सुपरवाइजर ये होंगे। ठीक है ना। तो डिप्टी ने दिया सेक्रेटरी को, सेक्रेटरी सुपरवाइजर को दे दिया। तो ये क्या हो गया? मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। और उसके बाद फिर अब क्योंकि फिजिकल एजुकेशन की बात हम लोग कर रहे हैं तो वहां पर प्रिंसिपल्स ऑफ स्कूल हो सकते हैं जिनको जिम्मेदारी दी जाएगी, और फिर वो उसको पास ऑन करेंगे किसको? फिजिकल एजुकेशन टीचर्स को। तो क्या होगा यहाँ पर? जो प्रिंसिपल की अथॉरिटी, जो फिजिकल एजुकेशन टीचर की अथॉरिटी कौन सी हो जाएगी? लोअर लेवल मैनेजमेंट में हो जाएगी। तो ये क्या था बेटा? एक तरीके से हायरार्की थी। ठीक है ना। किसकी हायरार्की थी? जो कमिटीज बनेंगी इसमें इंट्राम्यूरल इवेंट्स के लिए और एक्स्ट्राम्यूरल इवेंट्स के लिए, उसकी हायरार्की थी। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अभी हम आते हैं फुल फ्लेश तरीके से आपकी
कमिटीज पर। ठीक है, अब कमिटीज की बात करेंगे। देखिए कमिटीज के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया यहाँ पर। ठीक है, कमिटीज क्या होती हैं, कैसे बनती हैं और क्यों बनाई जाती हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के बारे में हम लोगों ने देख लिया, जैसे हमने कहा प्रशासनिक समिति और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को बोलते हैं आयोजन समिति। क्या बोलते हैं, आयोजन समिति। और जो इंडिविजुअल इसमें लगा होगा, असाइंड होगा, उसे हम आयोजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयोजक। ठीक है, कई बार संयोजक वर्ड भी आता है, कन्वीनर वर्ड जरूर याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वहां पर आपको पूछ सकता है, कन्वीनर का मीनिंग पूछ सकता है, तो आप कन्वीनर को संयोजक के रूप में भी याद रखिएगा। ठीक है, अब आपकी जो डिफरेंट बुक्स हैं बेटा, वहां पर डिफरेंट तरीके से इसको प्रेजेंट किया गया है, लेकिन मैं वो शॉर्ट में लेकर आया हूँ आपके लिए। आप ध्यान रखेंगे कि आप ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को 4 मेन कमिटीज में बांट देंगे। अब आप यहाँ पर कहेंगे कि सर आपने इसको शॉर्ट क्यों किया, या फिर आपने इसको 4 कमिटीज में ही क्यों बांट दिया। क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा, जब आपको वन वर्ड क्वेश्चन आएंगे, जो आप सेक्शन ए होता है, तो वहां पर वो बहुत सारे नाम नहीं देगा। वो क्या करेगा, टेक्निकल, लॉजिस्टिक, फाइनेंस और मार्केटिंग, इन 4 कमिटीज को देगा और वहीं से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है ना, और वो क्या हो सकते हैं, स्टेटमेंटल क्वेश्चन हो सकता है, और आपसे वो केस स्टडी टाइप पूछ सकता है। दैट उसने एक क्वेश्चन फ्रेम कर दिया दैट Rohan is organizing a intra-house school competition and he is going to do the marking of the ground. So which committee will be responsible for doing marking of the ground? तो कौन सी हो जाएगी आपकी, अगर देखोगे तो इस तरीके से, तो उसको बोलते हैं हम लोग ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमिटी। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर ऑप्शन में ग्राउंड इक्विपमेंट नहीं दिया हुआ है और टेक्निकल वर्ड दिया होगा, ठीक है ना, क्योंकि कब क्या है, ये टेक्निकल वर्क्स है, तकनीकी कार्य है, तो इसलिए इसको मैंने 4 क्या किया है, मेन हेडिंग्स में कर दिया है, और उसके बाद उसकी सब हेडिंग्स बना दी। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे मैं इन शॉर्ट समझा रहा हूँ, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को 4 कमेटी में बांटा गया। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कमेटी होती है फिनांस की, जो काम क्या करती है, सबसे पहला काम इसका होता है बजटिंग का। ठीक है ना, ये क्या करती है, बजटिंग करती है। ये निर्धारित करती है कि हमारे पास कितना बजट है, कितनी ग्रांट हमारे पास है, और किस तरीके से हमें सारे कार्यों को कराना है, और क्या क्या चीजें फंड्स हम कहाँ कहाँ से कलेक्ट करेंगे, स्पॉन्सरशिप कहाँ कहाँ से लेकर आएंगे, इन सारी चीजों की देखरेख कौन करता है, फिनांस करता है। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि किसी भी खेल कार्यक्रम में, किसी भी कार्यक्रम कराने के लिए फिनांस कमेटी का होना वहां पर बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी हम किसी भी तरीके से कोई प्लानिंग इनिशिएट कर पाएंगे। अब आते हैं टेक्निकल कमेटी, इसे बोलते हैं तकनीक समिति या फिर तकनीकी समिति। ठीक है, अब ये तकनीकी समिति क्या करती है, इसमें इनके काम क्या क्या होते हैं। अब बेसिकली जो आपकी टेक्निकल कमेटी होती है, दिस कमिटी हैंडल्स द टेक्निकल साइड ऑफ द इवेंट। क्या ध्यान रखिएगा, यहाँ पे देखिए आपका बन गया दैट ये जितने भी टेक्निकल काम होते, तकनीकी कार्य होते हैं, उन सभी को हैंडल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हीं की होती है। अब वो क्या क्या हो सकते हैं, लाइक अरेंजिंग द स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, मेकिंग पिक्चर्स ऑफ द मैचेस, ठीक है ना, अपॉइंटिंग ऑफिशियल्स। अच्छा, तो यहाँ पर जैसे बहुत सारे काम करेंगे। अब अगर आप इवेंट कराने जा रहे हो, मान लो बैट बॉल, क्रिकेट मैच करा रहे हो, तो क्रिकेट बॉल के लिए आपको बैट चाहिए, स्टंप्स चाहिए, बॉल चाहिए, ठीक है ना, और बाउंड्री की मार्किंग के लिए आपको कोन चाहिए या फ्लैग्स चाहिए, मार्बल डस्ट आपको चाहिए ग्राउंड मार्किंग के लिए। तो इन सभी चीजों की देखरेख करना कौन करेगा, टेक्निकल कमेटी करेगा, जिसमें इक्विपमेंट आते हैं। अब अभी आपका इन हाउस टूर्नामेंट है तब तो ठीक है, लेकिन आप अगर इंटर स्कूल टूर्नामेंट खेल रहे हो, तो क्या होगा, जो दूसरे स्कूल आए वो कहेंगे चीटिंग कर रहे हैं, तो क्या आप क्या करोगे, जो आपका फेडरेशन है आप उसको एक लेटर लिखोगे कि दैट हम इतने ऑफिशियल चाहते हैं, हम इतना पे करेंगे, तो आप उनको ऑफिशियल प्रोवाइड करा दीजिए, है ना। या फिर आप इन हाउस भी करा रहे हो, तो जो आपके ऐसे बच्चे या आपके ऐसे टीचर्स जिनको उस चीज की नॉलेज है, उनको एंगेज करना, तो क्या ऑफिशियल कमेटी हो गई। देन ग्राउंड कमेटी, जो आपके 4th क्लास एम्प्लॉइज हैं, या फिर आप अगर खुद से ही सारी चीजें मैनेज कर रहे हो, तो ग्राउंड में तो मार्किंग से लेकर हर ग्राउंड को नीट एंड क्लीन रखना, और उसके अलावा उसको तैयार करना, तो क्या हो जाएगा, ग्राउंड कमेटी। देन पिक्चर कमेटी, हम लोग आगे पढ़ेंगे, जो आपका सिलेबस का पार्ट भी है। दैट अरेंजमेंट ऑफ मैचेस, कि किस तरीके से कौन सी टीम किससे खेलेगी, जो लीगल तरीका है ना, जो प्रोफाउंड मेथड है ऑफ डिसाइडिंग दैट, तो उसको किस तरीके से, क्योंकि भाई अगर हमने क्या किया, अगर हमने बता नहीं रखा किसका मैच किससे पढ़ने वाले, तो टीमें ढूंढ रही हैं, अनाउंसमेंट नहीं हो पा रहे हैं। अब उसके बाद क्या हो रहा है, कियोस्क क्रिएट हो रहा है और आपस में लोग परेशान हो रहे हैं। अब ऐसे हमने क्या किया, एक जिम्मेदारी के साथ हमने पिक्चर बना दी और हमने कहीं पर डिस्प्ले बोर्ड पर पेश कर दिया, और सभी को पता है कि इनका मैच इतने बजे पड़ेगा, इनका मैच इतना पड़ेगा, उस हिसाब से लोग अरेंज हो रहे हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट वन इज लॉजिस्टिक कमिटी।
अब ये लॉजिस्टिक कमेटी का काम क्या होता है? तो लॉजिस्टिक कमेटी बेसिकली क्या करती है, मेनी इंपॉर्टेंट टास्क देखती है, ठीक है ना। देयर आर सो मेनी टास्क विच लुक आफ्टर बाय लॉजिस्टिक कमेटी, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, बोर्डिंग एंड लॉजिंग हो गया, रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्लेयर्स हो गया, अवार्ड हो गए, डेकोरेशन का काम हो गया। तो ये कौन देखता है? ये लॉजिस्टिक कमेटी देखती है। कौन सी कमेटी? लॉजिस्टिक कमेटी देखती है। अब मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे, मैंने हेडिंग और सब हेडिंग क्यों बनाई है, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है कि वो आपको ये वर्ड्स ना दे, या फिर इन वर्ड्स को यूज तो करे लेकिन ऑप्शन में लॉजिस्टिक दे दे, तो इसलिए इसको बता रहा हूँ। क्योंकि अभी हालिया ट्रेंड में अभी जो सीबीएसई का एक पेपर हुआ था, केवीएस टीजीटी पीजीटी का, तो उसमें इन्होंने इस लॉजिस्टिक कमेटी को उठाया है, क्वेश्चन उन्होंने लॉजिस्टिक कमेटी से बनाया था, ठीक है ना, जो कि एनसीईआरटी से लिया गया है। तो इसीलिए कई सारी बुक्स ने इस पैटर्न को चेंज किया है, इसलिए इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि आपको हेडिंग लेके चलनी है, सब हेडिंग अपने आप ही निकल आएंगी। नेक्स्ट फाइनेंस कमेटी, इसका सीधा सीधा काम होता है बजटिंग का, साथ ही साथ जो मॉनेटरी फंड्स है उनको इकट्ठा करना, सेल परचेज करना, उसके अलावा आप जितना भी आप चीजों को आप जो बिल बिल होते हैं या जितने भी आपके जो पेमेंट्स होते हैं उन सभी का देख रेख करना, ऐसा काम होता है, फिनांस का काम होता है। एंड लास्ट कमिटी इज मार्केटिंग। अब मार्केटिंग क्या करती है? प्रचार प्रसार करना, एडवर्टाइजमेंट, पब्लिसिटी, ब्रॉडकास्टिंग। अगर आप मान लो कि छोटे लेवल पर अगर हम लोग इंटर हाउस कराते हैं तो इसकी ब्रॉडकास्टिंग वगैरह तो नहीं होती है, लेकिन जो बड़े मैचेस होते हैं उनको क्या करते हैं लोग, टीवी पे दिखाते हैं लोग, तो उसके ब्रॉडकास्टिंग राइट्स को खरीद जो है सेल ऑफ करना, या उसके लिए ब्रॉडकास्टर्स को ढूंढना। अगर छोटे लेवल पे मैच है तो हम ढूंढते हैं कि भाई हमारा आप लाइव कर दो, आप हमारा मैच दिखा दो, और हम इतना इतना करके पे कर देंगे, आपकी जो चार्जेस आप बताइए, हम वो मैनेज कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है ना। लास्ट वन इज प्रेस एंड मीडिया, कि भाई आम जनता को बताने के लिए कि ये मैचेस हुए और ये टीम जीती, इन्होंने ऐसा परफॉर्मेंस किया, ये ओवरऑल विनर रहे, तो आम जनता को इन चीजों के बारे में बताने के लिए प्रेस और मीडिया जैसी चीजों का मैनेजमेंट मार्केटिंग कमेटी के अंदर होता है, ठीक है ना। तो इट इज डन अंडर मार्केटिंग कमेटी। तो यहाँ पे क्या है बेटा, मोटे मोटे तौर पर कमेटी थी, फिर से देख लेते हैं। टेक्निकल कमेटी में आपकी इक्विपमेंट कमेटी आती है, ऑफिशियल कमेटी, ग्राउंड एंड पिक्चर कमेटी, ट्रांसपोर्टेशन कमेटी, बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी, रजिस्ट्रेशन, अवार्ड एंड डेकोरेशन कमेटी, सेल्स परचेज, फूड एंड रिफ्रेशमेंट, एडवर्टाइजमेंट, पब्लिसिटी, ब्रॉडकास्टिंग एंड प्रेस एंड मीडिया कमेटी। अब बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा इसको मैं शॉर्ट में आपको समझाते चल रहा हूँ, क्योंकि अगर एग्जाम में आएगा बच्चों तो ये वन वर्ड 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है, और या फिर डायरेक्टली आपसे किसी कमेटी को एक्सप्लेन करने के लिए कह सकता है। और एक क्वेश्चन बन सकता है कि दैट एक्सप्लेन द प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस कमिटी, या कोई कमेटी का नाम लेके बोल सकता है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन वहां बन सकते हैं। बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ, टेक्निकल कमेटी मैंने आपको समझा दी। अब टेक्निकल कमेटी के अंदर इक्विपमेंट कमिटीज क्या होती है? तो इक्विपमेंट समिति वो होती है जहां पर खेल से जुड़े हुए जो भी उपकरण, जो भी अपैरेटस यूज होने वाले हैं, उन सभी अपैरेटस को ग्राउंड तक पहुंचाना। अब बच्चों यहाँ पर प्री, ड्यूरिंग और पोस्ट को देखते चलिएगा, क्या कि उनकी पहली जिम्मेदारी क्या होगी कि दैट पहले आप अच्छा चलो मैं इसको शॉर्ट में समझा रहा हूँ, फिर प्री, ड्यूरिंग, पोस्ट में आपको बाद में बता दूंगा ताकि आपके लिए थोड़ा आसान रहे, ठीक है। क्या इक्विपमेंट कमेटी का काम होता है कि वो जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उनको ग्राउंड पर मैच के समय पर या इवेंट के समय पर अवेलेबल कराना, और साथ ही साथ मैच या इवेंट खत्म हो जाने के बाद उसको स्टॉक में फिर से एंट्री कराकर वहां पर रखना, यही किसका काम है? इक्विपमेंट कमेटी का काम है। अब ध्यान रखिएगा, ये इक्विपमेंट कमेटी सामान को इश्यू कराने से लेकर सामान को स्टॉक में डिपॉजिट करने तक सारा काम करती है, और अगर कोई इक्विपमेंट लॉस हुआ है या डिस्ट्रॉय हुआ या खत्म हुआ है या वो खराब हुआ है तो उसकी रिपोर्टिंग भी सही तरीके से करती है। नेक्स्ट इज ऑफिशियल कमेटी। इनका काम होता है मैच के दौरान ऑफिशिएटिंग करना, स्कोरिंग करना, अंपायरिंग करना, इन सभी चीजों का देखरेख कौन करता है? ऑफिशियल कमेटी करती है। अब कई बार ये ऑफिशियल कमेटी फिक्चर्स बनाने का काम भी करती है। नेक्स्ट इज ग्राउंड कमेटी। ग्राउंड कमेटी में बेसिकली वो लोग होते हैं जो ग्राउंड में मार्किंग से लेकर ग्राउंड की साफ सफाई, और साथ ही साथ वहां पर जो सिटिंग अरेंजमेंट्स होते हैं, बाहरी जो आपके स्पेक्टेटर्स आते हैं, जो दर्शक आते हैं, उनका भी देखरेख करने का काम ये ग्राउंड कमेटी करती है। नेक्स्ट वन इज पिक्चर कमेटी। अब किन टीमों का मैच किन टीमों से पड़ने वाला है, ये सभी जो प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ मैचेस और डिफरेंट टीम्स इज मैनेज बाय पिक्चर कमेटी। और ये मैच जो आपका टूर्नामेंट है वो शुरू होने के बाद जब आपकी एंट्री हो जाती है तो वहां पर लॉटरी सिस्टम के जरिए या फिर जो जिनकी पहले रिपोर्टिंग हुई है उसके हिसाब से, या अल्फाबेटिकली जो है ये टीमों को रखते हैं और उसी हिसाब से पिक्चर्स को अरेंज करते हैं। और साथ ही साथ ये पिक्चर्स को प्रॉपर प्लेसेस पे कि कहाँ कहाँ लगाया जाना है, ताकि सभी लोग उसको आसानी से देख सकें, और देखने के साथ साथ उसके हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर कर सके, ये सारा काम पिक्चर कमेटी का होता है। देन लॉजिस्टिक कमेटी में सबसे पहला आता है ट्रांसपोर्टेशन कमेटी। अब ट्रांसपोर्टेशन कमेटी का मेन काम होता है कि दैट
टू ट्रांसपोर्ट या टू टेक पीपल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब मान लो बहुत दूर दूर से टीमें आ रही हैं, तो लाइक रेलवे स्टेशन हो गया, बस स्टेशन हो गए, तो वहां से टीम्स को लेकर आना, जो वेन्यू है आपका वहां पर, या जहां पर आपके खिलाड़ी रुके हुए हैं वहां पर उनको पहुंचाना, एक ऐसा काम है ट्रांसपोर्टेशन कमेटी का। इसके साथ साथ अगर जैसे मान लीजिए फूड कमेटी है, या आपकी जो रिफ्रेशमेंट कमेटी है, या आपकी जो नाश्ता आपके लिए तैयार कर रहे हैं, जो खाना आपके लिए तैयार कर रहे हैं, ठीक है ना, या फिर कोई सामान बाहर से लेकर आना है जो एसेंशियल्स हैं, तो उस सबको भी लाने का काम कौन करता है? ट्रांसपोर्टेशन कमेटी करती है। नेक्स्ट वन इज बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी। ये जो भी खिलाड़ी आते हैं, जो दूर से आ रहे हैं, जिनको रहने ठहरने की व्यवस्था चाहिए, तो उन सभी का देखरेख करना, उनको रूम्स अलॉट करना, रूम्स अलॉट करने के साथ साथ उनको जो हम लोग एसेंशियल्स दे रहे हैं, वो की हो सकता है, वो हो सकता है बकेट हो सकती है, ठीक है ना, फिर उसके बाद मैट्रेस हो सकती है, फिर उसके अलावा बहुत सारे इक्विपमेंट, और उसके अलावा रूम्स की जो है चेक करना कि दैट उसमें फैन कितने लगे हुए हैं, लाइट्स कितनी लगी हुई हैं, बल्ब कितने लगे हुए हैं, सो दैट जब टीम्स वहां से जब टीम्स का डिपार्चर हो रहा है, तो वो प्रॉपर कंडीशन में ही आपको दोबारा मिले। क्योंकि हो सकता है कि टीम हार गई हो, या टीम को ऐसा लगा हो कि मतलब बेईमानी हुई हो, या वो बहुत ज्यादा जो है एग्रेसिव हो गए हो, तो उन्हें तोड़ फोड़ कर दी हो, तो आप सिक्योरिटी मनी में से वो पैसा भी काटते हो। तो बोर्डिंग लॉजिंग कमेटी का काम होता है इन सारी चीजों का। नेक्स्ट वन इज रजिस्ट्रेशन, कि जब टीम्स वहां पर पहुंचती हैं तो उन्होंने अपना कंसेंट दिया हुआ होता है, लेकिन साथ ही साथ उनको बहुत सारे एसेंशियल फॉर्म्स होते हैं जो भरने होते हैं, और वो फॉर्म्स वो लाकर फिजिकल फॉर्म में वहां जमा करते हैं। तो वो रजिस्ट्रेशन कमेटी क्या करती है? उन सारे फॉर्म्स को वेरीफाई करना, उन फॉर्म्स को चेक करना, और चेक करने के बाद उन सभी का रजिस्ट्रेशन करने का काम ये कमेटी करती है। नेक्स्ट है अवार्ड कमेटी, कि जब आपके इवेंट हो जाते हैं तो लोगों को जो फेलिसिटेट करना है, जो उनको अवार्ड्स देने हैं, उसके लिए अवार्ड कमेटी जिम्मेदार होती है। अब उसमें वो सर्टिफिकेट्स आपके हो सकते हैं, जिनको सर्टिफिकेट्स को लिखना, फिर अरेंज करना इवेंट्स के हिसाब से, मेडल्स को अरेंज करना, ये सारा काम अवार्ड कमेटी का होता है। नेक्स्ट वन इज डेकोरेशन कमेटी। ये कल्चरल कमेटी के अंडर अंडर आती है, जहां पर इन्हें स्टेज का डेकोरेशन हो सकता है, या फिर जहां पर आपके गेस्ट आ रहे हैं, जहां पर ओपनिंग सेरेमनी होगी, जहां पर क्लोजिंग सेरेमनी होगी, या फिर जहां पर आपके प्राइज फेलिसिटेशन होंगे, वहां पर सारा काम इनका होता है। फिनांस, मैंने आपको बताया सेल परचेज, किसी भी चीज का सेल परचेज, अब वो इक्विपमेंट का हो सकता है, या किसी भी जो है नेसेसरी सामान का हो सकता है, या जो आप फूड और लॉज फूड बनवा रहे हैं, खाना बनवा रहे हैं, उसका हो सकता है, बुके आ रहे हैं, गिफ्ट आ रहे हैं, है ना, तो इस तरह के मेडल्स आ रहे हैं, अवार्ड्स आ रहे हैं, तो इन सभी की सेल परचेज का काम कौन करता है? फिनांस कमेटी करती है। नेक्स्ट फूड एंड रिफ्रेशमेंट, जो मैंने आपको बता ही दिया कि जो प्लेयर्स आ रहे, जो इंडिविजुअल्स, उनके खाने पीने सभी चीजों का ध्यान, इनका गेस्ट के रिफ्रेशमेंट का ध्यान कौन रखेगा? फिनांस कमेटी को, ये पैसे वगैरह पे कर रही है। नेक्स्ट इज मार्केटिंग कमेटी। तो ये मार्केटिंग कमेटी क्या करेगी? एडवर्टाइजमेंट करेगी, भाई आपका इवेंट शुरू होने वाला है, तो इवेंट शुरू होने के पहले ही पूरे शहर में होल्डिंग बैनर्स को लगवा देना, ताकि लोग उसके बारे में अवेयर हों, जाने, ठीक है ना। तो ये पब्लिसिटी डिफरेंट मीडिया प्लेटफॉर्म्स में, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, वहां पर क्या न्यूज देना, ठीक है ना, फॉर एक्नॉलेजिंग द होल कंट्री और होल सिटी, इवन दो ऑर्गेनाइजिंग इंटरनेशनल प्रोग्राम देन होल कंट्री, सो नो अबाउट दीज थिंग्स, so that is पार्ट ऑफ पब्लिसिटी कमेटी। ब्रॉडकास्टिंग कमेटी, जो क्या करते हैं, जो लाइव विजुअल्स दिखाते हैं, या फिर जो एक तरीके से आपको लाइव जो है ब्रॉडकास्ट करते हैं, ठीक है ना, तो ब्रॉडकास्टिंग कमेटी काम यही करते हैं लोग, जो है उसमें कैमरास का मैनेजमेंट होता है, ठीक है ना, वीडियोस को लेना, फिर प्रॉपर लाइव रिकॉर्डिंग करना, इस तरीके से। एंड लास्ट वन इज प्रेजेंट मीडिया कमेटी। अब ये प्रेजेंट मीडिया कमेटी क्या है? ये जहां पर हम आफ्टर द इवेंट्स, या फिर हो सकता है ये पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इवेंट के पहले हम कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो वो उसके अलावा जो है प्रिंट मीडिया के माध्यम से एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए न्यूज एंड उसको रिपोर्टिंग जो है न्यूज चैनल तक पहुंचाना, ताकि वो आम लोगों को भी मालूम चल सके। दैट इज पार्ट ऑफ प्रेस एंड मीडिया कमेटी। अब बच्चों, जो लास्ट टॉपिक ऑफ दिस कमिटी इज दैट कमिटीज एंड देयर प्री ड्यूरिंग पोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जो मैंने आपको कहानी की तरह से समझा तो दिया, लेकिन हाउ यू विल हैव टू आंसर इन एग्जाम्स। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान रखेंगे, करना कुछ भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक कमिटी उठा लेते हैं, जैसे हम लोगों ने उठा लिया ग्राउंड कमिटी, तो उसको कैसे आंसर करेंगे? अगर एग्जाम में आ गया कि दैट व्हाट डू यू मीन बाय ग्राउंड कमिटी एंड एक्सप्लेन इज प्री ड्यूरिंग एंड पोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो मैंने आपको समझा दिया है, बट आपको लिखना इस तरीके से है, ठीक है ना। यहाँ पर प्री डालेंगे, यहाँ पर पोस्ट डालेंगे, सॉरी यहाँ पे ड्यूरिंग कर लीजिए। ड्यूरिंग, प्री मतलब पहले, ड्यूरिंग मतलब दौरान, और पोस्ट मतलब बाद। अब कुछ भी एसेंशियल पॉइंट बताऊंगा जो आप ध्यान रखेंगे। प्री का मतलब क्या है? टू प्रिपेयर द ग्राउंड, ठीक है ना। ग्राउंड को पहले से ही तैयार करना क्या है? इसकी प्री रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ड्यूरिंग, टू डू मार्किंग एट द टाइम ऑफ मैच, टू डू मार्किंग एट द
time of event, providing technical support और टेक्निकल हेल्प एट द टाइम ऑफ मैच, ठीक है ना, मैच उखड़ गई उसको सही कर देना, ठीक है ना, इस तरह की चीजें। पोस्ट, अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पोस्ट का मतलब होता है कि जो भी हमने इक्विपमेंट्स या फिर जो कुछ भी हम लोगों ने स्टॉक की चीजें ली थी, अब वो क्या हो सकता है, रोप हो सकती है, मार्बल डस्ट हो सकता है, आयरन नेल हो सकती है, मार्किंग हैमर हो सकता है। तो इन सभी चीजों को स्टॉक में वापस करना क्या होता है, पोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसकी, ग्राउंड कमेटी की। साथ ही साथ मैच के दौरान जो गंदगी वहां पर हुई होगी उन सभी चीजों को साफ कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इस ग्राउंड कमेटी की होती है। ऐसे ही बच्चों आप सारी कमिटीज को आप आंसर कर सकते हो, मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया है, आप डिटेल में उस चीज को अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर जिसको भी थोड़ा सा कमिटीज में दिक्कत लगी होगी या नहीं समझ में आया होगा कि इसका ड्यूरिंग या पोस्ट कैसे होगा, तो उसको एक बार आप फिर से आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, मैं वहां से कोशिश करूँ कि आपको आंसर कर दूँ। होप यू विल लर्न फ्रॉम दिस वीडियो, and if you are having any type of problem regarding any topic which I have taught in this video, so you are just feel free to ask in comment box, or thank you so much.